हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम लेके आए हैं आज के आपके लिए जो चैप्टर आपका चल रहा है फिजिक्स में फर्स्ट है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसका ये लास्ट वीडियो है और इसके पहले के जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें हम करने जा रहे हैं अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें दो डेरिवेशन है, एक है अक्षीय स्थिति में और दूसरा है निरक्षीय स्थिति में। तो आज हम पहले करेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये आपके जो डेरिवेशन है एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, 3 से 5 नंबर में। ठीक है, तो ध्यान से आज इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले ध्यान लेते हैं जो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति होती है वो मिलती कहाँ पर है। छोटा सा टॉपिक है और उसको पहले समझ लीजिए। जैसे हमारे पास कोई वैद्युत ध्रुव है, ये इसका माइनस आवेश है और ये इसका प्लस आवेश है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 12, दोनों के बीच की दूरी 12, और ये आपका द्विध्रुव का केंद्र जहां से सारी दूरियां नापी जाती हैं। अगर इस द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है हमारी प्लस क्यू आवेश को माइनस क्यू आवेश को, ये इसको इधर बढ़ा दें या फिर इधर बढ़ा दें, तो ये आपका कहलाता है अक्ष। क्या कहलाता है? अक्ष। और इसी स्थिति में हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा हम बात करें निरक्ष की, तो वो कहाँ पर मिलता है। तो निरक्ष क्या होता है, जो दोनों आवेशों को मिलाने की रेखा है उसके लंबवत परपेंडिकुलर ऊपर की ओर दूरी ले लें या फिर नीचे की ओर दूरी ले लें। तो ये दो दूरी है, ऊपर के लिए या नीचे के लिए कहीं बिंदु ले लें, यहाँ पर या यहाँ पर, कुछ भी दूरी पर, आर पर दूरी पर, या इधर भी आर दूरी पर या इधर दूरी पर। तो ये तो हमारी अक्षीय स्थिति कहलाती है आर दूरी पर, और ये हमारी कहलाती है निरक्षीय स्थिति। तो ये हमारे जो कंडीशन बनती है ये बनती है हमारी निरक्षीय स्थिति की। कहाँ पर? निरक्षीय स्थिति। ऊपर लिखा लें या नीचे की साइड। तो ये हमारा बन जाएगा निरक्षीय स्थिति कंडीशन। ठीक है ना। तो अभी हमें करना है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी कितनी होती है, किसके कारण? वैद्युत ध्रुव के कारण। तो अक्षीय स्थिति इस प्रकार से लेते हैं, या इस साइड ले लें या दोनों ध्रुव के इस साइड ले लें। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। चलिए चित्र बनाते हैं, उसके बाद लिखेंगे। मान लेते हैं, माना एक द्विध्रुव, इसका एक प्लस, सॉरी, माना एक वैद्युत ध्रुव, इसमें माइनस आवेश है और इससे कुछ दूरी पर एक प्लस आवेश है, और तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2 है। डेरिवेशन थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है एक बार में ना बोर्ड पे। दोनों के बीच की दूरी कितनी ले ली हमने? 12। और ये इसका है मध्य पॉइंट, मध्य बिंदु जिसे केंद्र कहते हैं, वो से लिखे हैं। ठीक है, अब इसकी अक्षीय स्थिति या तो इस साइड ले लीजिए या फिर इधर। तो अभी के लिए हम इधर ले रहे हैं। इसकी अक्षीय स्थिति में, सॉरी, अक्षीय स्थिति में इसके केंद्र से आर दूरी पे कोई बिंदु लेंगे जहां पर हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी अक्षीय स्थिति इधर ले लेते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु है P, और जहां ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी दूरी है केंद्र से स्मॉल r। ठीक है ना। थोड़ा तिरछा हो रहा है चित्र। दोनों के बीच की दूरी इस बिंदु P की और इसके केंद्र O से जो दूरी है वो है हमारी r। अब हमें निकालनी है परिणामी तीव्रता इस बिंदु P पर। तो परिणामी तीव्रता दो आवेशों के कारण होगी, क्योंकि हमें पढ़ा है बिंदु आवेश का तीव्रता होती है, वो होती है 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर, ये होती है बिंदु आवेश का वैद्युत तीव्रता। लेकिन हमारे पास तो दो आवेश हैं, एक ये है प्लस Q और एक है ये माइनस Q। तो इन दोनों के कारण यहाँ पर तीव्रता मिलेगी। ठीक है ना। इसके कारण मान ले रहे हैं यहाँ पर E1 होगी और इसके कारण मान ले रहे हैं यहाँ पर E2 होगी। ठीक है, तो दो परिणामी तीव्रता मिलेंगी और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद निकालेंगे। देखिए ये है प्लस आवेश, तो हमें पता है प्लस आवेश के कारण जो तीव्रता होती है प्लस आवेश से दूर की ओर होती है इधर के लिए। वो हमने कितनी मानी है? वो मानी है E1। ये माइनस आवेश, तो माइनस आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो होती है माइनस आवेश की ओर, तो इस साइड हो जाएगी। इसको माना हमने कितना? E2। बनता नहीं है, यहाँ बना देते हैं, होगा E2। तो ये दो तीव्रता होगी E1 और E2। प्लस आवेश का E1 और माइनस आवेश का E2। अब इन दोनों का परिणामी जो होगा यहाँ पे P बिंदु पर, उसी बोलते हैं E तीव्रता, यानी परिणामी तीव्रता। तो देखिए हमें चाहिए होगी यहाँ से दूरी, क्योंकि फार्मूला है 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर। तो जो E है वो R पर निर्भर कर रही है, यानी दूरी पर निर्भर कर रही है। तो हमें इस आवेश से भी दूरी चाहिए यहाँ तक की, और इस आवेश से भी दूरी चाहिए होगी यहाँ तक की। तो हम पहले दूरी निकालेंगे, देखिए किस प्रकार से।
दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, यानी यहां तक की दूरी जो होगी, चल देते हैं, यहां तक की जो दूरी होगी वो आपकी होगी l। इसी प्रकार इधर से यहां तक की दूरी जो होगी, मध्य में ना बिंदु, तो इधर भी होगी l। ठीक है ना। प्लस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी निकाल रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, प्लस आवेश और पी बिंदु तक की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखिए कि हमारी पी बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r। अगर इस r में से ये l को माइनस कर दें तो यहाँ से दूरी बचेगी, प्लस आवेश से दूरी, टोटल r में से इतनी दूरी निकाल दें तो क्या बचेगी, प्लस आवेश से इस बिंदु p तक की दूरी, वो कितनी हो जाएगी, r माइनस l। ये तो हो गई यहाँ से दूरी, r माइनस l, प्लस आवेश से दूरी। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे माइनस आवेश से दूरी, तो माइनस आवेश तक की दूरी निकालने से पहले देखिए कि आप बिंदु P से तक की दूरी है वो है हमारी r, कितनी यहाँ तक r। अगर उसमें इतना और जोड़ दें, इतना मतलब l और जोड़ दें, तो यहाँ तक की दूरी बन जाएगी हमारी। तो r में अगर l जोड़ दें तो r प्लस l जो दूरी होगी वो होगी माइनस तक की दूरी। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं नीचे, या ऊपर लिख दीजिए, यहाँ लिख देते हैं r प्लस l, ये माइनस आवेश तक की दूरी होगी आपकी बिंदु P से। ठीक है ना, ये दोनों दूरी हमारी यूज होगी, इसलिए हमने पहले इनको निकाल लिया। उसके बाद हम लिखते हैं इसमें क्या लिखा जाएगा कि माना, जो चित्र में बनाया है सब कुछ वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका परिमाण कितना है Q और इसके बीच की दूरी है 2l, जिसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा जाएगा। लिख देते हैं माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका परिमाण दोनों आवेश होने लेते हैं, किसी को ले लेते हैं, दोनों के मान बराबर होते हैं, इसका परिमाण Q है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दूरी 2l है, द्विध्रुव के केंद्र O से द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जहां हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये तो आ गया आपका कि लिखा क्या जाएगा माना करके। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या, तो पहले देखिए दो आवेश है हमारे पास, क्या है, दो आवेश, तो पहले हम इसके कहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना ले रहे हैं, P बिंदु पर, फिर माइनस आवेश का बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाने की। तो प्लस आवेश से जो तीव्रता मानी है वो मानी है हमने E1, और माइनस आवेश से जो तीव्रता मानी है बिंदु P पर वो मानी है E2। तो पहले लिख लेते हैं प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ये फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। चूंकि हमने आवेश लिया है प्लस, तो प्लस आवेश के कारण तीव्रता मानी वहां पर E, तो यहाँ लिख देते हैं E1, और बाकी सब सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ही रहेगा, लेकिन प्लस आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी ले वो यहाँ पर लगानी है, तो प्लस आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी है वो है R माइनस L, प्लस आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी है वो है R माइनस L, तो यहाँ लगाएंगे R माइनस L और इस पर स्क्वायर कर देंगे, जो कि समीकरण 1। इसी प्रकार से निकालेंगे माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो वो कितनी हमारी, वो E2, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस आवेश के कारण
के कारण बिंदु P पर तीव्रता और वो मानी हमने E2। इस बार ये तो फार्मूला था आपका, या सीधे लिख देते हैं। तो वो है E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट ऊपर Q अपॉन में माइनस आवेश से बिंदु P तक की दूरी। वो माइनस आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी मानी है? R+L बनी है। तो उसको लिख देते हैं R+L। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब बिंदु P पर दो तीव्रताएं होगी, बिंदु P पर दो तीव्रताएं, एक E1 और एक E2। तो इनका परिणामी कैसे निकालेंगे? देखिए, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर जो फार्मूला होगा वो आपका E1 डिफरेंस E2। डिफरेंस क्यों? क्योंकि जो बड़ी होती है, जब विपरीत जो दोनों हाई तीव्रता है E1 और E2, वो दोनों है विपरीत दिशा की। तो विपरीत दिशा की तीव्रता कैसे निकालते हैं? घटाकर। अब इनमें ये तो पता नहीं अभी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो प्लस आवेश है, देखिए ध्यान से, जो प्लस आवेश है उसकी जो दूरी है P बिंदु से वो है कम, और जो माइनस आवेश है उसकी जो दूरी है वो बिंदु P से ज्यादा है। यानी कि देखिए, फार्मूला था हमारे पास E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर। आवेश और उसको अगर कांस्टेंट माने तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी हम दूरी को बढ़ा दें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो घट जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी। तो जो माइनस आवेश है उसकी बिंदु P से दूरी ज्यादा है, तो इसके कारण जो तीव्रता होगी वो छोटी होगी। और जो प्लस आवेश है उसकी दूरी क्या है? उसकी दूरी कम है, तो इसके कारण जो तीव्रता होगी प्लस आवेश के कारण वो होगी, देखो दूरी कम है तो तीव्रता ज्यादा होगी। यानी प्लस आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी और माइनस आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। यानी प्लस आवेश का कौन सी तीव्रता मानी हमने? E1 का मान ज्यादा होगा किससे? E2 से, क्योंकि E1 जो है उसके लिए दूरी कम है और E2 के लिए दूरी आवेश से ज्यादा है। तो जिसकी दूरी ज्यादा होगी, जिसकी दूरी ज्यादा होगी, सॉरी ये जिसकी दूरी ज्यादा होगी उसकी तीव्रता क्या होगी? कम, और जिसकी दूरी कम होगी उसकी तीव्रता क्या होगी? ज्यादा, ठीक है ना। यानी कि E1 का मान ज्यादा है और E2 का मान कम है। तो E1 में से हम क्या करेंगे? E2 को माइनस कर देंगे। चलिए, जिसकी दूरी ज्यादा है उसकी तीव्रता होगी कम, और जिसकी दूरी कम है उसके कारण तीव्रता होगी ज्यादा। तो यहाँ पे घटा के देखते हैं। E बराबर E1, तो E1 का मान ये 1/4 Q अपॉन में, सॉरी माइनस है, Q अपॉन में R-L का होल स्क्वायर, माइनस कर देंगे। E2 का मान कितना है? 1/4 एप्सिलॉन Q अपॉन में R+L का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं कुछ कॉमन है इसमें, Q दोनों जगह कॉमन है, 1/4 एप्सिलॉन कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q, अंदर बचेगा 1/R-L का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1/R+L का होल स्क्वायर। आगे इनको सोल्व कर लेते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ इनकी त्रिज्या गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर R+L का होल स्क्वायर माइनस, यदि इधर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका R-L का होल स्क्वायर बटे में, इन दोनों गुणा कराएंगे आपस में तो R-L का होल स्क्वायर इंटू में R+L स्क्वायर। इधर E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, यहाँ A+B का होल स्क्वायर खोलेंगे और यहाँ पर A-B का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो इधर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, सॉरी B नहीं आएगा, यहाँ माइनस के अंदर गुणा करा के इसका फार्मूला खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर।
क्योंकि माइनस वाला फार्मूला है तो माइनस 2a भी होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बन जाएगा प्लस 2rl। एक लाइन यहाँ पे कम हो गई है, समझ लेना आप। तो यहाँ पर क्या है, एक बार घटे हुए हैं, एक बार घटे हुए, एक बार जुड़े हुए हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को होल स्क्वायर करके r माइनस एल और इसको r प्लस एल का होल स्क्वायर कर दें। ठीक है, ऊपर क्या है हमारा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2rl जे है और 2rl जे जो होगा आपका 4rl। तो इधर चल रहा है आपका 1 में 4 पाई एप्सिलॉन क्यू, और जो हो गया आपका 4rl। नीचे क्या देख रहे हैं हम कि नीचे एक बार घटे हुए एक बार जुड़े हुए, तो यहाँ पर फार्मूला बन गया आपका आर स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस माइनस एल स्क्वायर, ऊपर क्या है इस पे स्क्वायर। ठीक है, चलिए शायद नीचे दिखता नहीं होगा, इधर कर देते हैं। इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 4r इंटू क्यू इंटू एल। अब इसको ऐसे रहने दें, और नीचे हम देख रहे हैं जो हमारा आर स्क्वायर है वो एल की तुलना में बहुत बड़ा मान है, तो इसको जरा बाद में लिखते हैं। एक लाइन लिख दूं पहले मैं आर के बारे में। आर क्या है, आर स्क्वायर है जो वो एल की तुलना में बड़ा मान है, क्योंकि आर जो है वो एल से बड़ा है, क्योंकि ये तो द्विध्रुव की लंबाई है 2l, बहुत छोटी मानी जाती है, और उससे भी आधी है एल। ठीक है, लेकिन एल यानी कि द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी जो ली है हमने, ध्रुव से दूर ली है, तो ये आर का मान एल की तुलना में ज्यादा होगा। आर बड़ा है किससे, एल से, इसलिए जो आर स्क्वायर है वो भी बहुत 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 बड़ा होगा एल स्क्वायर से। अब एल स्क्वायर जो छोटा हो गया है इसको इसलिए इसे मान लेते हैं नगण्य। एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, चूंकि एल स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, एक तो पहले से छोटा है उसका वर्ग करेंगे तो और ज्यादा छोटा हो जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं एल स्क्वायर क्या है, नगण्य मान लिया हमने, तो यहाँ पर एल है इसको छोड़ देंगे, केवल आएगा यहाँ पर आर स्क्वायर। तो क्या बनता है देखिए ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन ऊपर आपका क्यू गुणे में 4r इंटू एल बटे में, ये तो आपका छूट गया, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर जी है उसके ऊपर लगा है वर्ग, तो आर स्क्वायर का वर्ग करोगे तो आर स्क्वायर की पावर हो जाएगी 4, आर स्क्वायर पावर 4, और एक आर से यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3। तो ये आपके पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। इस 4 को हम दो जगह तोड़ के लिख लेते हैं, 2 इंटू क्यू इंटू 2 को एल के साथ, यहाँ से 2 को जोड़ेंगे तो एक 2 जे है और एक 2 और लिखेंगे मल्टीप्लाई में, तो आएगा एल के साथ 2l, तो बटे में आ जाएगा आपका आर क्यूब। क्योंकि ये आपका फार्मूला बन गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, पी का मान होता है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 1/, सॉरी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2, ये आपका मान हो गया पी का, और नीचे आएगा आपका आर क्यूब। तो ये हो गया आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, और ये जो आपका मान है वो है आपका पी का मान, तो यहाँ लिख देते हैं पी बराबर होता है फार्मूला क्यू इंटू 2l। ठीक है, तो ये आपकी तीव्रता हो गई अक्षीय स्थिति में। बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता कितनी आएगी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा ही लंबा डेरिवेशन हो गया। चलिए अब ज्ञात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, यानी कहने का मतलब है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए देखिए निरक्षीय स्थिति बनाते हैं, मान लेते हैं ये हमारा एक प्लस आवेश है और ये हमारा सॉरी ये माइनस आवेश और ये हमारा प्लस आवेश, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2l, ये हो गया आपका द्विध्रुव। अब इसकी निरक्षीय स्थिति कहाँ मिलती है, क्या बताया था
कि केंद्र से लंबवत या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर। तो इसके लिए ऊपर बना देते हैं। मान लेते हैं इसे केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु है P, r दूरी पर कोई बिंदु है P, जहां हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान, परिणामी E का मान। अब यहाँ भी हमारे पास दो आवेश हैं, एक माइनस और एक प्लस। तो माइनस आवेश से इसकी दूरी जो होगी उसकी जरूरत पड़ेगी, और प्लस आवेश से दूरी होगी उसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए हम जानते हैं कि प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर मिलेगी बिंदु P पर, बिंदु P पर तीव्रता मिलेगी प्लस आवेश के कारण होती है इससे दूर की ओर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर के लिए, और इसको मान लेते हैं E1, ठीक है। माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है माइनस आवेश की ओर, तो इस बिंदु के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसकी ओर, और इसको मान लेते हैं E2, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि बिंदु P पर है जो वो E1 और E2 कुछ कोण पर एक दूसरे के साथ झुके हुए हैं। जैसे यहाँ पर जो दूरी लेते हैं 12 लेते हैं कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, वैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच के जो थीटा कोण लेते हैं वो भी लेते हैं 2 थीटा। कितना लेते हैं? 2 थीटा। तो मान लेते हैं कि E1 और E2 के बीच का कोण कितना है? 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ का परिणामी तीव्रता निकालने, क्योंकि हमारे पास जो तीव्रता है वो किसी कोण पर मिल रही है, तो एक तो ये तरीका है फार्मूला से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि E1 और E2 दो तीव्रताएं, तो उनका जो परिणामी मिलेगा वो ठीक इनके मध्य में मिलेगा इधर के लिए। ये होगी आपकी परिणामी तीव्रता यानी E का मान। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो परिणामी तीव्रता है वो E1 और E2 के ठीक मध्य में है, तो मध्य में होने के कारण जो आपका थीटा जो एंगल मांगना था 2 थीटा, तो वो बट जाएगा इधर, एक इधर हो जाएगा थीटा और एक इधर हो जाएगा थीटा, थीटा और थीटा मिलकर हो जाएंगे 2 थीटा। अब यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है सदिश राशि, तो इनके बनाएंगे कि यहाँ पर घटक, ये डेरिवेशन जो हम करेंगे वो घटक के माध्यम से करेंगे। एक तो तरीका था इसका फार्मूला से करके, तो वहाँ पर कुछ और भी फार्मूला लगते हैं, थोड़ा कठिन हो जाता है, तो ये सिंपल पड़ जाता है। क्या करेंगे यहाँ पर इसको इसके बनाएंगे वैद्युत क्षेत्र के घटक, E1 के घटक। तो देखिए जिसके साथ थीटा जुड़ा होता है उसको लेते हैं कॉस के पद में, तो E1 का घटक E के साथ जुड़ा है प्रणाली के साथ, तो इसका घटक बनेगा E cos थीटा यानी E1 cos थीटा। इसका घटक इधर हो गया, तो इसका घटक इसके लंबवत ऊपर के लिए लेंगे, तो वो आपका आएगा E1 sin थीटा। लंबवत जो घटक होता है वो होता है sin थीटा, और जिसके साथ थीटा जुड़ा होता है वो होता है cos थीटा। इसी प्रकार E2 का घटक बनाएंगे दो, तो इसका E2 का जो घटक है इस दिशा में वो थीटा कोण जुड़ा है, तो इसका भी घटक इधर के लिए आएगा, वो आएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं E2 cos थीटा। जिसके साथ थीटा जुड़ा हो तो उसको लेते हैं cos के पद में, तो E2 का जो घटक है यहाँ पर लेंगे, इसके साथ थीटा जुड़ा है तो उसको लेंगे cos के पद में, और इसके लिए लंबवत नीचे के लिए ले लेते हैं, तो ये होगा आपका E2 sin थीटा, ये हो गया आपका E2 sin थीटा। अब यहाँ पर कुछ तीव्रताएं इस दिशा में है विपरीत दिशा में, और कुछ तीव्रताएं सेम दिशा में इधर के लिए जा रही है। E1 cos थीटा इसकी तीव्रता का घटक इधर भी है, और E2 cos थीटा इसके तीव्रता का घटक वो भी इधर के लिए, दोनों सेम दिशा की, तो जो दो तीव्रता निकालेंगे वो जोड़ के निकालेंगे। और इन जे इस बिंदु पर जो मिल रही है वो मिल रही है विपरीत दिशा की, तो इनको घटा के निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ पता चलेगा। जैसे मान लेते हैं इसमें क्या है, क्या क्या दे रखा है कि हमारे पास एक द्विध्रुव है, तो माना एक दो ध्रुव वैद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका परिमाण Q तथा बीच की दूरी 12 है, जिसके केंद्र O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात
करनी है। यहाँ हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए हमारे पास दो आवेश है, तो दोनों की कहाँ एक तीव्रता होगी, इसके कहाँ मान लिए +1 और इसके कहाँ मान लिए प्लस आवेश के कहाँ मान लिए E1 और माइनस आवेश का मान लिए E2। तो यहाँ तीव्रता है वो दो आवेश के कारण है, तो पहले प्लस आवेश ले लेते हैं, उसके बाद माइनस आवेश। तो प्लस आवेश से यहाँ से दूरी भी चाहिए होगी, प्लस आवेश से बिंदु P की दूरी और माइनस आवेश से बिंदु P की दूरी। तो यहाँ पे जो दूरी है वो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, उसके साथ निकालेंगे। देखिए ये जो टोटल दूरी है 2l है, तो O बिंदु तक की दूरी होगी हमारी l, ये दूरी होगी आपकी l। ऐसे इधर की दूरी होगी वो भी कितनी होगी l, और ये जो दूरी है बिंदु O से P तक की वो कितनी मान रखी है r। तो जो लंबवत दूरी है तो यहाँ पर बनता होगा 90 डिग्री कोण, तो ये बन गया आपका समकोण। तो समकोण में क्या होता है पाइथागोरस लगती है, पाइथागोरस के साथ अगर दूरी निकाल लेंगे तो ये दूरी कण 90 के सामने दिशा में से कण होती है, तो कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, जो कण है हमारा नाम दिया P, इसका नाम दे देते हैं A और यह है B। AP सो या BP ले लेते हैं, BP जो हमारा कण है और लंब जो है वो है हमारा OP, और आधार कितना हो जाएगा इधर वो है OB। तो BP हमें निकालना है, OP का नाम OP की दूरी है वो है R, तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा। OB का दूरी है वो है L, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें BP का मान निकालना, तो BP का मान निकालना है तो अंडर रूट हटा के इधर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो BP की दूरी यानी कण की दूरी आई है वो कितनी आई है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये दूरी होगी आपकी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब सेम दूरी इधर भी होगी, क्यों, कोई सेम आधार है सेम ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ भी 90 बनता होगा, तो ये दूरी भी सेम ही आएगी, कितनी आएगी वो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये आप चित्र के नीचे कहीं कर लेना। तो पहले निकाल लेते हैं प्लस आवेश के कारण, प्लस थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, प्लस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फार्मूला तो वही है क्या कि E इक्वल टू 1 अपॉन में होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। ये तो फार्मूला होता है बिंदु आवेश का तीव्रता का। लेकिन यहाँ पे जो हमने तीव्रता मानी है प्लस आवेश से वो कितनी मानी है, प्लस आवेश से दूरी और तीव्रता E1, तो इसको लिखेंगे E1 1/4 पाई ऐसे ही रहेगा, 1/4 पाई Q ऐसे ही रहेगा। लेकिन प्लस आवेश से सॉरी बिंदु नहीं लिखा, कोई बात नहीं, प्लस आवेश से बिंदु P पर जो तीव्रता है वो है E1, लेकिन वहां तक की दूरी कितनी मानी है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और उस पर स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे, ये हो गया, सॉरी अभी तो ये कट जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब सेम इसी प्रकार से लिखाएंगे माइनस आवेश के कारण। तो माइनस आवेश के कारण, माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता तो वो होगी आपकी मानी हुई है E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में रूट ऑफ, वहां से दूरी है फिर माइनस आवेश से बिंदु P की दूरी तो वह R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सेम ही दूरी है, माइनस आवेश से प्लस बिंदु P तक की दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि फार्मूला जी है, इसी फार्मूला को यहाँ पे लगाएंगे, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये हो गया आपका समीकरण 2। पहला ये हुआ, दूसरा ये। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जो E1 का मान है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वही E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी E1 और E2 बिंदु P पर मिलने वाली तीव्रता जो है अलग अलग डायरेक्शन में मिल रही है, जो कैसी आपस में समान है, क्योंकि E1 बराबर है E2 के, E1 बराबर है E2 के।
अब देखिए तीव्रता निकालना है तो क्या करना पड़ेगा परिणामी तीव्रता के लिए। अगर E1 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं तो कितनी आएगी। चूंकि दोनों तीव्रताएं विपरीत दिशा की हैं तो हमको कैसे निकालते हैं, घटाकर। कैसे निकालेंगे, घटाकर। अच्छा, E1 और जो E2 के मान वो भी तो आपस में बराबर हैं और साइन थीटा दोनों जगह कॉमन है। जब इसको E1 साइन थीटा में से E2 साइन थीटा को माइनस करेंगे, क्योंकि E1 और E2 दोनों आपस में बराबर है तो घटाने पर इनका मान आएगा 0। ठीक है, तो साइन इन घटक के कारण यानी बिंदु P पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का जो परिणामी तीव्रता आएगी वो तो आएगी 0। तो इसके कारण तो निकलेगी नहीं, फिर किसके कारण निकलेगी। तो यहाँ पर हम लेंगे इनके E1 और E2 के जो घटक है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। बिंदु P पर जो घटक मिले हैं इस डायरेक्शन में दोनों सेम दिशा के हैं तो ये एक दिशा में होने का हम तीव्रता निकालते हैं वो लगाते हैं जोड़कर। समान दिशा की जो तीव्रता निकालते हैं वो लिखती है जोड़कर। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकलेगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा की सहायता से। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इनके कारण तो 0 हो गई तो इनके कारण निकलेगी सेम दिशा की तीव्रता है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो E1 है और E2 आपस में बराबर है तो जहाँ E2 है वहां इसका मान रख देते हैं। E1 cos थीटा को ऐसे रहने दो, E2 का मान रख देते हैं ये E1 तो जाएगा E1 cos थीटा। एक E1 ये है एक E1 ये है और दोनों cos थीटा के साथ हैं तो ये हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ से आ गया 1, ये तो नहीं होगा, इधर होगा परिणामी तीव्रता है ना वही होगी। तो एक और एक हो जाएगा 2 तो जाएगा 2E1 cos थीटा। अब यहाँ पर E1 का मान लगा देंगे तो 2 को ऐसे रहने दो, E1 का मान ये क्योंकि दोनों बराबर है किसी का मान लगा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू में है cos थीटा। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है cos थीटा तो cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। कैसे निकालेंगे, देखिए इसे रफ कर देते हैं। यहाँ पे जो हमने एंगल माना था वो कितना था 2 थीटा। अब ये जो रेखा जा रही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी तीव्रता वो है इस रेखा के समांतर। ये वाली जो रेखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वो इसके समांतर। तो इधर वाला जो कोण है वो कितना है थीटा तो ये भी कोण कितना हो जाएगा थीटा। क्यों, क्योंकि ये कहलाते हैं एकांतर कोण। यानी दो रेखाओं को कोई इस प्रकार से तिरक रेखा काटे जितना कोण ये होता है उतना ही कोण ये होता है। अगर ये कोण 1 है तो ये भी कितना होगा 1 ही होगा। तो ये कोण एकांतर कोण होने का बराबर होते हैं, थीटा हो गया ये भी थीटा होगा। अब इस एंगल में थीटा लगाएं या इधर लगाएं दोनों सेम ही आते हैं। यहाँ लगाएं तो हम कॉस का मान निकालना तो कॉस बराबर देखिए क्या होता है। कॉस थीटा एंगल के लिए कॉस बराबर होता है आधार बटा लाल बटे कक्का होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार L। बात करें कर्ण की तो कर्ण कितना है, तो कर्ण है हमारा √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही कितनी L बटा √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जहाँ पे कॉस थीटा है वहां पे इसका मान लगा देंगे, ये भी आप लिख लेना कहीं पर चित्र के सामने। तो यहाँ पे इसका मान लगाएंगे तो आएगा E बराबर 2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये तो ये मान हो गया। कॉस थीटा का मान कितना आया ये गुणा में लगाएंगे तो L बटा √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं जो वैल्यू यहाँ लिखी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर वही वैल्यू यहाँ है, लेकिन यहाँ इसकी घात कितनी है 1 और यहाँ इसकी घात बन रही √ का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ इसकी घात बन रही है 1/2। 1 में 1/2 जोड़ेंगे क्योंकि गुणा हो रही है तो गुणा में घात जुड़ जाती। तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो आएगी 3/2। मतलब क्या, इसकी घात है 1 और इसकी घात है 1/2।
तो इसमें इसकी घात को जोड़ेंगे तो ये आपका सोल्व करने पे आएगा, इसके नीचे माने 3 2 1 2 1 3 3/2 घात बन जाएगी, यानी इन दोनों की घातें जब सोल्व करेंगे तो आएगी 3/2। चलिए, तो ये होगा आपका ई बराबर 1/4 पाई को अलग लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 को इसके साथ गुणा करा कर लिख देते हैं 2e, और नीचे इनकी जब आपस में गुणा कराई तो घात बनी थी इनकी r² प्लस l² ऐसे रहेगा, एक घात ये और आधी ये घात, मतलब हाफ घात बनेगी, तो ये टोटल हो जाएगी जोड़ने पर 3/2, ये हो गया आपकी 3/2 और ऊपर गुणा में चल रहा है l। अब इसको व्यवस्थित क्रम में लिख के जो आएगा वही आपका मान हो जाएगा। इसको रब कर देते हैं। तो देखिए ऊपर आपका बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका गुणा कराने पर इस प्रकार से बन जाएगा Q इंटू 2L, और नीचे जो है वो L², वो आपका बनेगा R² प्लस L² की पावर 3/2। चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं, इसको समीकरण डाल लेते हैं 3, यहाँ पर जो L है वो R की तुलना में बहुत छोटा होता है। वही कंडीशन है कि जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव तो एक तो वैसे ही बहुत छोटा होता है जल के अणु के समान, उससे भी छोटा, और उसकी जो दूरी है 2L की, जो बीच की दूरी है दोनों आवेश के बीच की दूरी 2L है, और उसका आधा L है। अब इस आधे L से भी कुछ दूरी, ज्यादा दूरी पर हमने क्या माना है R जो है L की तुलना में ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा है कि L को हमें नगण्य मानना पड़ जाता है क्योंकि ये बहुत छोटा मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि L जो है वो बहुत 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 छोटा है R की तुलना में, इसलिए जो L² हो जाएगा वो भी बहुत 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 छोटा हो जाएगा R² की तुलना में। अतः L² को क्या करेंगे, नगण्य मानेंगे, यानी छोड़ देंगे। अगर L² को नगण्य मानने पर तो यहाँ से क्या बनेगा, तो ये आपका आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऊपर तो आपका बन गया Q इंटू 2L होता है P, तो ये तो बन गया आपका P, और नीचे जब L² को नगण्य मान के छोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा R² की पावर 3/2। यहाँ पावर है 1/2 गुणे में, भाग में सॉरी, और यहाँ पे गुणे में, तो ये कट जाएगी, तो यहाँ घात बचेगी R की पावर 3, वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो E बराबर जो आएगा आपका वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन में यहाँ आ जाएगा R3। तो ये हो गई आपकी परिणामी तीव्रता, वो भी कहाँ पर, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, चलिए अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतने लगते हैं, हम मिलेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल वाली वीडियो में, जिसमें हमें करना है पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल। उसमें हम जो न्यूमेरिकल कराएंगे वो कराएंगे आपके कुमार मित्तल की किताब से, वो ज़्यादा फेमस होती है किताब। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।